अमेरिका फिलहाल दो तरह की आइस से परेशान है। एक वो आइस है जो आसमान से बरस रही है, कुदरत का कहर है। लेकिन एक दूसरी आइस भी है जिसका तापमान से कोई लेना देना नहीं है, जिसका ताल्लुक सियासत से है। ये डोनाल्ड ट्रंप की आइस है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। फर्क बस इतना है कि पहली वाली आइस सड़कों पर फिसलन पैदा करती है और दूसरी वाली सड़कों पर खून बहा रही है। एक ने रफ्तार रोकी है तो दूसरी ने सांसें। 24 जनवरी को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियोपोलिस शहर में ट्रंप सरकार के एजेंट्स ने एक नर्स को मार डाला। जनवरी 2026 में उनके हाथों ये दूसरी हत्या थी। सवाल है कि ट्रंप के एजेंट्स अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आधुनिक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले एक चेतावनी, दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए। तारीख 24 जनवरी, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियोपोलिस शहर की एक सड़क जहां हंगामा बरपा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ आइस के एजेंट्स। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, जो अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए जिनकी तैनाती की जाती है। वीडियो में भूरे कपड़ों में एक शख्स दिख रहा है, नाम एलेक्स प्रेटी। एलेक्स के हाथ में क्या है? मोबाइल फोन। वो वीडियो बना रहे हैं, ट्रैफिक को रास्ता दिखा रहे हैं। तभी अचानक कुछ एजेंट्स उन पर लपकते हैं, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। वीडियो को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि जो आपकी आंखों ने अभी देखा और जो ट्रंप सरकार बता रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ट्रंप की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी यानी आंतरिक सुरक्षा विभाग की मंत्री क्रिस्टी नोएम का दावा सुनिए। Individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. क्रिस्टी कह रही हैं कि एलेक्स ने बंदूक लेकर पुलिस की ओर कूच किया था, लेकिन वीडियो कुछ और कह रहा है। एलेक्स के दोनों हाथ साफ तौर पर दिख रहे हैं, एक हाथ में फोन है, दूसरे हाथ से वो अपना चेहरा ढक रहे हैं ताकि पेपर स्प्रे से बच सकें। बंदूक कहीं नहीं है। एलेक्स एक प्रदर्शनकारी को बचाने आगे बढ़ रहे हैं, तभी एजेंट्स उन पर पीछे से टूट पड़ते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं घुटनों के बल। इस कोशिश में कुल 8 सेकंड बीत जाते हैं, लेकिन बंदूक का नामो निशान नहीं है। तभी अचानक शोर मचता है, गन गन, बंदूक बंदूक। यानी गिरने से पहले किसी को भनक तक नहीं थी कि एलेक्स के पास हथियार है। फिर भीड़ के बीच से एक एजेंट पिस्टल खींचकर निकालता है। सरकार कहती है ये एलेक्स की है। अब फिर रुकिए, गोली चलने से ठीक पहले क्या हुआ, ट्रंप सरकार के एक और अफसर की दलील सुन लीजिए। इस ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के एजेंट के पास आया, जिसके पास 9mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। एजेंट ने उससे हथियार लेने की कोशिश की, लेकिन वो हिंसक हो गया। एजेंट्स की जान बचाने के लिए एक बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने गोली चला दी। अब आगे देखिए, एजेंट्स ने एलेक्स को बुरी तरह दबोच रखा है, वो हिल भी नहीं पा रहे, सब कुछ काबू में है। फिर भी एक एजेंट ने अपनी बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया। एलेक्स का शरीर शांत पड़ गया, वो हरकत भी नहीं कर रहा था, लेकिन गोलियां नहीं रुकी। हिसाब लगाया गया तो पता चला महज 5 सेकंड्स के भीतर एक नहीं, दो नहीं, कुल 10 गोलियां दाग दी गईं। एलेक्स की वहीं पर मौत हो गई। 2026 के पहले महीने में मिनियोपोलिस में इस तरह की 2 हत्याएं हुई हैं। दोनों बार गोली चलाने वाले वही हैं, आइस के एजेंट्स। दोनों बार ट्रंप सरकार ने एक जैसा बयान दिया है, अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, हम जो कह रहे हैं उसे सच मानो। एक पैटर्न है, मरने वालों के माथे पर आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया जाता है, डोमेस्टिक टेररिस्ट। 7 जनवरी को भी यही हुआ था। रिनी निकोल गुड, एक माँ, अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रही थी। सड़क पर आइस के एजेंट्स खड़े थे। रिनी की कार को एजेंट्स ने रोका। रिनी ने वहां से निकलने के लिए गाड़ी रोकने की, मोड़ने की कोशिश की, तभी उन पर गोली चला दी गई। रिनी की कार बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से जा भिड़ी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
तब भी होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा था ये सेल्फ डिफेंस था। वो महिला एजेंट को कुचलना चाहती थी, ऐसा उनका दावा था। उन्होंने रिनी को डोमेस्टिक टेररिस्ट यानी घरेलू आतंकवादी करार दिया। ठीक वही किस्सा एलेक्स प्रेटी के साथ दोहराया गया है। एलेक्स पेशे से एक आईसीयू नर्स थे, उनकी उम्र 37 बरस थी। वो रिनी गुड की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे थे। एलेक्स के पास बंदूक का परमिट था, ऐसा उनके परिवार ने बताया है, पुलिस ने भी माना है। लेकिन घर वालों और पड़ोसियों ने मीडिया से बताया है कि आज तक उन्हें हथियार लेकर चलते नहीं देखा गया। परिवार का कहना है कि प्रशासन हमारे बेटे के बारे में झूठ फैला रहा है। तो सच क्या है और झूठ क्या? वीडियो या ट्रंप सरकार के बयान? ट्रंप सरकार का कहना है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो अधूरा सच है। वो उसे फ्रीज फ्रेम बता रहे हैं, यानी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा। वो कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उनकी एक शिकायत भी है। वो कह रहे हैं कि आपके पास तो सोचने के लिए 24 घंटे थे, लेकिन सड़क पर खड़े उस एजेंट के पास 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा था। 24 घंटे बाद अब तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसमें बहुत सारे स्पेकुलेशन हैं। जरा सोचिए कि उस मौके पर वो एजेंट क्या कर रहे थे। उन्हें 1 सेकंड से भी कम समय में फैसला लेना पड़ा। आपको 24 घंटे मिल गए हैं बैठकर विश्लेषण करने के लिए, लेकिन उस एजेंट के पास तो बस एक पल था फैसला करने के लिए। अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इन सब पर क्या कहना है। ट्रंप ने आइस के एजेंट्स को देशभक्त का तमगा दिया है। कहा है कि बेचारे एजेंट्स अकेले लड़ रहे थे, लोकल पुलिस ने उन्हें अकेले छोड़ दिया है। ट्रंप ने उस बंदूक की तस्वीर शेयर की है जिसको लेकर दावा है कि वो एलेक्स प्रेटी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कटी हुई उंगली की तस्वीर भी डाली है, एक जार में रखी उंगली, साथ में एक एजेंट का खून से सना हाथ। यह घटना कहीं और की थी, इसका एलेक्स की मौत से लेना देना नहीं था। ट्रंप ने 25 जनवरी को वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया और उनसे कहा कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सब कुछ डेमोक्रेट्स का किया धरा है, ये उनका पाप है जो पुलिस का साथ नहीं देते। उन्होंने मिनेसोटा राज्य, जो कि एक डेमोक्रेट राज्य है, उनके गवर्नर टिम वॉल्स और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्राई पर इल्जाम लगाया। कहा कि ये नेता दंगे भड़का रहे हैं, बगावत करवा रहे हैं। उन्होंने वजह बताई कि ये लोग अपना कोई पुराना फ्रॉड छिपाना चाहते हैं। उधर मिनेसोटा के गवर्नर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने ट्रंप से अपील की है कि वो अपनी फौज को वापस बुलाएं। उनका कहना है कि ये अमेरिका के एक राज्य पर केंद्र का कब्जा है। ट्रंप, मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इस आईसीई को मिनेसोटा से हटा दीजिए। वो यहाँ अराजकता और हिंसा फैला रहे हैं, बार बार हिंसा फैला रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, ये फेडरल कब्जा मिनेसोटा में इमिग्रेशन लागू करने का मामला नहीं रहा। ये हमारे राज्य के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का अभियान है और आज उस अभियान ने एक और जान ले ली है। दिसंबर 2025 में ट्रंप के एक फरमान के बाद आइस एजेंट्स इस शहर में उतरे थे। मकसद था उनका कि अवैध लोगों की छुट्टी करनी है। चुनाव भी ट्रंप इसी वादे पर जीते थे और देश का एक बड़ा तबका इसके हक में भी है। सरकार की दलील है कि ये पब्लिक सेफ्टी का मसला है और मुजरिमों को बाहर फेंकना जरूरी है, मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आवाज उठ रही है कि बेगुनाह भी पिस रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लोग भी अब ट्रंप सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इस वीकेंड शहर भर में एलेक्स की याद में चराग जलाए गए, कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए। क्या कहना है उन लोगों का, सुनिए। मैं उत्तरी मिनेसोटा में रहती हूँ। जब से यहाँ पर आईसीई के लोग आने लगे हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल गई है। ये लोग हमारे रेस्टोरेंट्स में घुसते हैं, लोगों के घर तक जाते हैं और उन्हें ले जाते हैं। हम ऐसे जीवन नहीं जी सकते। ये अमेरिका है, हमें यहाँ आज़ादी से रहने का हक है और ये लोग हमारी आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम पर बुरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये लोग सड़कों पर लोगों को मार रहे हैं। इसको अभी बंद होना चाहिए। लेकिन ट्रंप फिलहाल आइस एजेंट्स को हटाने के मूड में नहीं दिख रहे। 25 जनवरी को वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में ट्रंप ने एजेंट्स की जमकर तारीफ की। बोले लड़कों ने काम तो फिनोमिनल किया है। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया कि हम वहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, किसी दिन वापस आएंगे ज़रूर, पर तारीख अभी तय नहीं है। आइस की तैनाती इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप की पॉलिसी के तहत की गई है। ट्रंप के दोबारा आगमन के बाद आप डिपोर्टेशन शब्द से चिरपरिचित हो ही चुके होंगे। पिछले 1 बरस में अमेरिका के भीतर से 2,30,000 लोग डिपोर्ट कर दिए गए और बॉर्डर से 2,70,000, कुल जमा आंकड़ा 5,40,000 पार कर गया है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में 4 साल में जितनी डिपोर्टेशन हुई, वो आंकड़ा 1 बरस में ही पार हो गया है। डिटेंशन सेंटर्स का भी मंजर देख लीजिए। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CBS की रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में पहली बार आइस की हिरासत में 73,000 लोग एक साथ कैद हैं। ये एक नया रिकॉर्ड है। इस काम के लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल से
$45 बिलियन का फंड मिला है। ट्रंप सरकार का दावा है कि वो सिर्फ मुजरिमों को पकड़ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जिनका कोई पुराना जुर्म नहीं था, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उनकी गिरफ्तारियों में 2500% का उछाल आया है। हमने अमेरिका में मौजूद पत्रकारों से इस मुद्दे पर बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जो लोग हैं वो नाखुश हैं इस बात से कि जिस तरह से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। काफी लोगों ने कहा है कि क्या ये वैलिड है, वैलिड नहीं है। तो उस पे आई थिंक पीपल आर अपसेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो जो जाने गई हैं दोनों शूटिंग इंसिडेंट्स में, जो जनवरी 7 को हुआ और जो 2 दिन पहले हुआ, उसमें दोनों अमेरिकन सिटीजन थे। और ये बहुत शॉकिंग है अमेरिकन के लिए कि जो खुद बॉर्डर पेट्रोल के एजेंट हैं, आइस के जो एजेंट्स हैं, वो बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे एकदम एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों में सेंटिमेंट थोड़ा सा एक नेगेटिव है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं किया था, लोगों ने वोट किया था कि जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स हैं उन्हें अमेरिका से निकाला जाए, और यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रॉमिस किया था। लेकिन जिस तरह की चीजें अब देखने को मिल रही है तो लोग उससे खुश तो बिल्कुल नहीं है। और जहां तक ये सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या आइस को वहां से हटाएंगे, मुझे नहीं लगता। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा वो डबल डाउन करते हैं अपनी पॉलिसी पे, वो कोई भी पॉलिसी हो, स्पेशली जहां तक वो कर सकते हैं वहां तक। हमने हर सिचुएशन में देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप को बैक करते हैं और उसमें से कहीं ना कहीं एक विक्ट्री निकाल लेते हैं। तो अभी अभी ये सुबह सुबह उन्होंने कहा यहाँ पे कि टॉम होमन जो है, बॉर्डर जार का टाइटल है उनके पास, अब उन्हें मिनियापोलिस भेजा जाएगा, मिनीसोटा भेजा जाएगा, और वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप को रिपोर्ट करेंगे। मतलब जो क्रिस्टी नोएम का जो ऑपरेशन चल रहा था, जो चला रही थी क्रिस्टी नोएम, उनके साथ कोरी लेविंडोव्स्की, आई थिंक कहीं ना कहीं उस प्रेसिडेंट ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो खुश नहीं है उस चीज से, लेकिन बोल नहीं रहे। और ये बात कल भी हुई वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने उसमें भी अपना जो बयान दिया, उसमें कहा कि हम इवैल्यूएट करेंगे इस चीज को, इस इंसिडेंट को। तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी चाहते हैं कि आइस अपना काम करे, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट क्रिमिनल्स को निकाले, लेकिन जिस तरह के थिएट्रिक्स अभी तक दिखाए गए हैं, कैमरा और जिस तरह के पोस्ट और जिस तरह की चीजें, आई थिंक उससे काफी नाखुश है प्रेसिडेंट ट्रंप। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का ऐसा मानना है कि जब प्रेसिडेंट ओबामा को कहा गया था डिपोर्टर इन चीफ, करीब 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 मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट किया था प्रेसिडेंट ओबामा ने, तब इस तरह का कोई पुशबैक पब्लिक से नहीं दिखा था, क्योंकि जो ऑपरेशन था वो बहुत सीधे सटीक तरीके से किया गया था, टारगेटेड किया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो ऑपरेशंस हैं इस तरह के, वो टेलीविजन के लिए, कैमरास के लिए ज्यादा किए जा रहे हैं वर्सेस फॉलोइंग व्हाट इज राइट। तो मुझे लगता है टॉम होमन, वो भी एक्चुअली इनफैक्ट टॉम होमन ही थे वो जिन्हें प्रेसिडेंट ओबामा के टर्म में वो डिपोर्टेशन के इंचार्ज थे। तो आई थिंक इट इज लाइफ कमिंग बैक फुल सर्कल। और लगता यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान देके और ये जो थिएट्रिक्स है इसको कम करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश पूरी होगी कि किसी अमेरिकन सिटीजन की जान ना जाए आने वाले ऑपरेशन में। अब दूसरे वाले आइस की बात करते हैं, कुदरती आइस। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने ऐसा कोहराम मचाया है कि 17 राज्यों में जिंदगी थम गई है। न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू हैम्पशायर तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। करीब 8 करोड़ 50 लाख लोग कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं और मौसम विभाग की चेतावनी है कि ये मुसीबत अभी टलने वाली नहीं है। पारा रसातल में जा रहा है और खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच 4000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। ट्रेनें और बसें भी रेंग रही हैं या बंद हैं। स्कूल, लाइब्रेरी और चिड़ियाघर सब पर ताले लटक गए हैं। पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है। कई जगहों पर बिजली गुल है और अंधेरा पसरा है। अलग अलग जगहों पर पेड़ गिर रहे हैं और तार टूट रहे हैं। कयास लग रहे हैं कि अगले हफ्ते तक एक और तूफान दस्तक दे सकता है। यानी फिलहाल राहत के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया के कई बड़े नेताओं ने भारत को बधाई दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाओं का संदेश भेजा है। लिखा, भारत और चीन के लिए सही रास्ता यही होगा कि दोनों देश अच्छे पड़ोसी बने, दोस्त और साझेदार की तरह साथ काम करें, एक दूसरे की तरक्की में मदद करें। ड्रैगन एंड द एलिफेंट शुड डांस टुगेदर, यानी चीन और भारत मिलकर आगे बढ़ें। अब अमेरिका की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर ट्रंप का मैसेज शेयर किया। लिखा, अमेरिका के लोगों की ओर से मैं भारत सरकार और भारत के लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े
लोकतंत्र होने के नाते एक ऐतिहासिक रिश्ता साझा करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट की और लिखा, 2024 में हमने जो रिपब्लिक डे साथ में मनाया उसकी कितनी शानदार यादें हैं। मेरे प्रिय मित्र और मेरे भारतीय दोस्तों को इस खास दिन पर मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। फरवरी में फिर मिलेंगे ताकि साथ मिलकर आगे का काम जारी रख सकें। इसके अलावा भूटान, जापान और श्रीलंका जैसे देशों ने भी भारत को गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। एक बार फिर से चीन के एक सीनियर जनरल पर शी जिनपिंग की इन्वेस्टिगेशन की तलवार लटक रही है। आरोप है कि उन्होंने चीन के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम से जुड़ी सीक्रेट जानकारी अमेरिका को लीक की और बदले में रिश्वत ली। आरोप यह भी है कि उन्होंने पैसे और असर का इस्तेमाल करके यानी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक अफसर को रक्षा मंत्री तक बनवाया। 24 जनवरी की सुबह चीन की सेना के सबसे बड़े अधिकारियों की एक गोपनीय बैठक हुई। इसके बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि जनरल झांग योशिया के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। सरकारी बयान में बस इतना कहा गया कि उन पर पार्टी अनुशासन और कानूनों के उल्लंघन के आरोप हैं, लेकिन असली बातें नहीं बताई गई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल झांग पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल क्लीक्स यानी राजनीतिक गुट बनाए, यानी सेना और पार्टी के भीतर अपने लोगों का नेटवर्क खड़ा किया जो पार्टी की एकता को कमजोर करता है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आरोप है कि झांग ने चीन के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा बेहद संवेदनशील तकनीकी डेटा अमेरिका को लीक कर दिया। ब्रीफिंग में अधिकारियों ने बताया कि एक अलग जांच के दौरान चीन के न्यूक्लियर सेक्टर में एक सुरक्षा चूक सामने आई और उसी से झांग का नाम जुड़ गया। हालांकि इस लीक की तकनीकी डिटेल्स बैठक में भी नहीं बताई गई। जांच के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक खास टास्क फोर्स बनाई है। ये टीम 2007 से 2012 तक के रिकॉर्ड्स की जांच करेगी जब झांग शिनयांग मिलिट्री रीजन के कमांडर थे। इसके अलावा उन अफसरों के मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं जो झांग के साथ काम करके ऊंचे पदों पर पहुंचे थे। सेना के जॉइंट स्टाफ के प्रमुख जनरल लियू झनली के खिलाफ भी जांच की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की राजनीति इतनी सीक्रेट है कि यह साफ साफ कहना मुश्किल है कि शी जिनपिंग अपने इतने पुराने और भरोसेमंद सहयोगी को आखिर क्यों हटा रहे हैं। अक्सर पार्टी के अंदर जो कारण बताए जाते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होते और चीन के मामले में तो हमने पहले भी ऐसा होते देखा है। 2022 में जब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मौजूदा कार्यकाल शुरू हुआ था तब उसमें से 6 पेशेवर सैन्य अधिकारी थे। अब हालात ये हैं कि सिर्फ एक ही सक्रिय यूनिफॉर्मधारी जनरल बचा है, झांग शेंगमेन, जो लड़ाई के मैदान से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी राजनीतिक अफसर और अनुशासक निरीक्षक के तौर पर काम करते थे। यानी उनका काम लड़ना नहीं बल्कि वफादारी तय करना और पार्टी लाइन लागू करना है। अगली खबर जापान से। जापान में 25 जनवरी को हजारों लोग एक चिड़ियाघर की तरफ उमड़ पड़े। वजह थी देश की आखिरी 2 जायंट पांडा को आखिरी बार देखना। ये दोनों पांडा 27 जनवरी को वापस चीन भेजे जा रहे हैं। टोक्यो के यूनो ज़ू में माहौल काफ़ी भावुक था। लोग लाइन में खड़े थे, कुछ तो 3.5 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, बस इसलिए कि जुड़वां पांडा शाओ शाओ और लेई लेई को आखिरी बार देख सकें। टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन सरकार के मुताबिक करीब 1,08,000 लोगों ने आखिरी बार पांडा देखने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस जगह सिर्फ 4400 लोगों को ही मिल पाई। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जापान और चीन में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो टोक्यो सैन्य रूप से दखल दे सकता है। इसके बाद टोक्यो और बीजिंग के बीच रिश्ते और बिगड़ गए, जिसके बाद चीन अपने पांडा वापस बुला रहा है। इन दोनों पांडाओं के जाने के बाद जापान में 1972 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब देश में एक भी पांडा नहीं रहेगा। 1972 वही साल था जब जापान और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते सामान्य हुए थे। चीन ने 1949 में अपनी स्थापना के बाद से जॉइंट पांडा को एक तरह के डिप्लोमेटिक गिफ्ट की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन एक अहम बात है, चीन कभी भी पांडाओं का मालिकाना हक नहीं छोड़ता। विदेश भेजे गए पांडा और वहाँ जन्मे उनके बच्चे भी कानूनी तौर पर चीन की संपत्ति रहते हैं। इसके बदले जिस देश में पांडा रहते हैं उसे हर जोड़ी के लिए करीब $10 लाख यानी लगभग 8 करोड़ रुपए सालाना फीस देनी होती है। हाल के सालों में कई देशों से पांडा वापस चीन लौटाए गए हैं। आमतौर पर पांडा लोन का समझौता 10 साल का होता है, लेकिन कई बार इसे बढ़ा भी दिया जाता है। कई बार पांडा देने का समय बड़े व्यापारिक समझौतों से भी जुड़ा रहा है। जैसे 2011 में स्कॉटलैंड के एडिनबरा जू को 2 पांडा देने का फैसला उस वक्त हुआ था जब चीन के साथ सैल्मन मछली, लैंड रोवर गाड़ियाँ और एनर्जी तकनीक जैसे बड़े व्यापारिक सौदों पर बातचीत चल रही थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।